जी हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 5 है। 4 के हवाले से अगर आपको कोई मसला है, कोई पॉइंट वगैरह का इशू है तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग, तो 5 की जो स्टार्टिंग है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। तो यहाँ पर ऑनर नेम जो है वो कैसर है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें दोबारा बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन वही है हमारी जो हर क्वेश्चन में ड्रॉ हो रही होती है। एक तरफ एसेट्स लिखेंगे, दूसरी तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अब ये जो 7 नंबरिंग दी हुई है ना ABCDEF, इसको जो है वो आप लिख सकते हैं। यानी कि जब आप ट्रांजेक्शन पहली ट्रांजेक्शन लिख ली तो आपने पॉइंट A डाल दिया, B कर दिया, C कर दिया। तो ये इतना कोई टेक्निकल इशू नहीं है। जो जो आप ट्रांजेक्शन सॉल्व करते जा रहे होंगे उनका जो है वो नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आप फर्स्ट जो स्टेटमेंट पढ़ते हो इसमें देखो क्या लिखा हुआ, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कमेंस जो है वो स्टार्टेड की सेंस में आता है। स्टार्ट करना या कमेंस करना एक ही बात है, यानी कि इब्तदा करने की अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखें तो शुरू करना या इब्तदा करना जो है वो इसका मतलब है। तो बिज़नेस जो स्टार्ट किया जा रहा है ना वो 1 लाख रुपए से हो रहा है। तो यहाँ पर आप करोगे क्या, 1 लाख रुपये यानी कि बिज़नेस में आ रहा है। ऑनर के पैसों को आप कैपिटल कहते हो। कैसर जो है वो 1 लाख रुपया जब बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा, अकाउंटिंग में जब उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो कैपिटल के हेड में होगी, और दूसरे एंड पर आपने क्या करना है, पैसे जब भी बिज़नेस में आएंगे तो इन फॉर्म ऑफ कैश आएंगे। यहाँ से आपने 1 लाख रुपया जो है वो इंक्रीज़ कर देना। उसके बाद है जी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये की गुड्स खरीदी जा रही हैं कैश पे। जब हम गुड्स खरीदेंगे हमें बेनिफिट होना है बेचने की सूरत में। जो चीज़ भी बेनिफिट देती है आपका एसेट है, तो आपने 20,000 रुपये से ना गुड्स को इंक्रीज़ कर देना। जब परचेज करेंगे तो सीधी सी बात है गुड्स हमारे पास आएंगी, तो आने की सूरत में आपने प्लस के सिंबल के साथ इसको इंक्रीज़ कर देना है। और चूंकि कैश पे ख़रीद रहे हैं तो जब मैंने चीज़ें खरीदनी है तो लाजमी बात है पैसे देने हैं। तो पैसे जो है यहाँ से, यानी जो कैश है मेरा यहाँ से कम हो रहा होगा। इसका जब मैं इफेक्ट करूंगा, लाख रुपया अवेलेबल था, 20,000 रुपये की गुड्स खरीदने की वजह से 20,000 पे किया, रिमेनिंग कैश मेरे पास 80,000 रह जाएगा। गुड्स जो है ना वो 20,000 की हैं। इधर अगर हम लोग टोटल करें तो 1 लाख रुपया आ रहा होगा। इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल क्या किया, गुड्स खरीदी हैं, इंक्रीज हो गई, और कैश देकर खरीदी है तो कैश यहाँ से आपने कम कर दिया। उसके बाद देखिएगा परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपये का ना टाइपराइटर खरीदा जा रहा है। अब टाइपराइटर खरीदें या कंप्यूटर खरीदें, ये बेसिकली ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली अशियाँ चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी ठीक है। या तो आप टाइपराइटर का वर्ड लिख दो, ये भी ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पर एक जर्नल वर्ड यूज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का, अब वो लिख दें। दोनों में से जो भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड लिख देना। ऑफिस इक्विपमेंट बेसिकली एक जर्नल वर्ड है। इसमें ऑफिस के अंदर जो भी सामान यूज़ हो रहा होता है ना वो सारे का सारा इस वर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो एक जर्नल वर्ड है, इसलिए अगर आप टाइपराइटर की जगह इसको लिख दोगे तो ये बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा बेहतर है। टाइपराइटर का वर्ड लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टाइपराइटर को आप ऐसे डिक्लेयर कर रहे हो और वो बिजनेस में आ रहा है, तो ट्रीटमेंट वाइज ये ठीक होगा। लेकिन बहरहाल बेहतर है कि जब भी ऑफिस की कोई चीज़ खरीदी जाए, ऑफिस टेबल है, ऑफिस कंप्यूटर है, ठीक है, या टाइपराइटर वगैरह की कोई बात करो तो आप, या ऑफिस की कोई अलमारी वगैरह कबर्ड की बात करो तो आपने उसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से रिकॉर्ड करना है। और यहाँ पर जो हम परचेज़ कर रहे हैं ना उसकी वैल्यू दी हुई है 10,000 से। तो आप क्या करोगे, 10,000 परचेज करते हुए हमने कैश पे कर दिया, और दूसरी तरफ ऑफिस इक्विपमेंट बेसिकली जो है यहाँ पर क्या है, टाइपराइटर है। तो आपको बताया कि टाइपराइटर की जगह पर हमने ऑफिस इक्विपमेंट का वर्ड लिखा है। 10,000 रुपये से इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब ऑफिस का सामान है, ठीक है ना जी। इसमें आपकी जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी है, दोबारा से पिछले तमाम क्वेश्चंस की तरह आप इसकी जो है वो कैलकुलेशन करोगे। 80,000 में से 10,000 लेस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट 70,000 आएगी। गुड्स की वैल्यू एज इट इज़ शो हो जाएगी क्योंकि कोई मज़ीद परचेज या सेल नहीं हो रही। और जो टाइपराइटर परचेज़ किया था वो ऑफिस के लिए ख़रीदा था, तो ऑफिस आपका जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो 10,000 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी, इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल में चेंज कब आती है अभी तक आपको पता लग चुका होगा, फिर भी मैं यहाँ पर दोबारा आपको एक छोटी सी ना समरी बनाकर बता देता हूँ। जब भी आप कोई एक्सपेंस को पे करते हो कैपिटल कम होता है। इसी तरह
जब भी कोई बिजनेस को लॉस होगा, कैपिटल जो है वो आप क्या करोगे, कम करोगे। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को तो डेफिनेट बात है, ये पिछली ट्रांजैक्शन में हम लोग देख चुके हैं, कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा। कैपिटल में जितना भी प्रॉफिट बिजनेस को हो रहा होता है वो हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी तक इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो कोई एक्सपेंस आया और ना ही कोई प्रॉफिट और लॉस वाली ट्रांजैक्शन आई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा जी, डी पॉइंट है, रेंट पेड इन एडवांस ₹5,000 8500 सॉरी 8,500 रुपये की जो रेंट की अमाउंट है वो एडवांस में पे कर रहे हैं। अब ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बताया था, और यहाँ पर आपको ये दोनों टर्म्स की वजाहत की थी। बताया था कि एक्सपेंसेस जो है वो अगर पेमेंट उनकी पेंडिंग हो जाए या एडवांस में दे दी जाए तो क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं, उनको क्या कहा जाता। तो वो एक्सपेंसेस जिनकी आपने पेमेंट नहीं की हुई होती उनको आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हो, और वो एक्सपेंसेस जिनकी आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं उनको आप प्रीपेड एक्सपेंस कहते हो। ठीक है, तो प्रीपेड मींस पहले से ही आपने पेमेंट कर दिया। अब ये वाले जो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट आ रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में आया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पॉइंट, यहाँ पर आपके प्रीपेड रेंट का एक्सपेंस का पॉइंट आ रहा है, और उसने कहा कि जी हम रेंट एडवांस में ही दे रहे हैं। तो आप अगर एडवांस में रेंट पे करोगे तो डेफिनेट बात है इन फॉर्म ऑफ कैश पे करोगे, यहाँ से आपका कैश 8500 से लेस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपने रेंट एडवांस का पे किया, इसका मतलब है फ्यूचर के मंथ्स का जो रेंट है वो आप पे कर रहे हो। तो इट मीन्स कि ये जो रेंट है ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा होगा, यानी फ्यूचर में पेमेंट नहीं करनी, लिहाजा ये प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। और जो चीज़ भी बेनिफिट दे रही होती है वो एसेट है, लिहाजा प्रीपेड एक्सपेंस को आपने एसेट के हेड में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं एक और छोटा सा हेड बना रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होती हैं और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है ना जी वो 8500 की आ रही है, तो 8500 से आपका प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। उधर से चूंकि इस रेंट की पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश हुई है तो यहाँ से आपने कैश को माइनस कर देना। जब ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट होगी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है दोबारा से। तो कैश में जो अमाउंट अवेलेबल थी वो 70,000 थी, इसमें से आप 8500 को जब लेस करते हो तो जो रिमेनिंग अमाउंट कैश बैलेंस में रह जाती है वो 61,500 है। गुड्स की वैल्यू को आपने एज इट इज़ लिखना है। ऑफिस इक्विपमेंट कोई चेंज नहीं आई, एज इट इज़ लिखेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस फ्यूचर का एक्सपेंस है, आपने आज ही पे कर दिया, फ्यूचर में पेमेंट इसकी नहीं करनी, इसका हमें चूँकि बेनिफिट होगा इसलिए हमारा एसेट है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो इसका भी टोटल आप लिखोगे और दूसरी साइड जो है वो एज इट इज़ रहेगी। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है जी इस क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। एडवांस में ही जो है वो कमीशन आपको मिला, यानी कि कोई आपने काम करना था और जहाँ जिनके पास आप जा रहे थे काम करने उन्होंने आपको पैसे पहले से दे दिए हैं। अभी आपने वर्किंग की नहीं है लेकिन पैसे उन्होंने आपको पहले से दे दिए हैं। तो उस अमाउंट को जो आपको एडवांस में मिल जाए वो आपकी अमाउंट क्या कहलाती है। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट इधर आने लगा, इसको पहले आप समझ लें, उसके बाद फिर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं आता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में भी ये टर्म यूज होगी, इसलिए इसको जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। ये मैंने वर्ड लिखा है अनअर्न इनकम। एक इनकम वो होती है जो आप अपनी सर्विसेज देने के बाद रिसीव करते हो, यानी कि कहीं पर आपने काम किया, काम करने के बाद पैसे मिले। जिस तरह कि नॉर्मली अगर हम लोग जॉब कर रहे हों तो पूरा महीना जॉब करने के बाद हमें अगले महीने के शुरू में जो है या महीने की 30 को या नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट में जो है ना हमें पेमेंट मिल रही होती है। ठीक है, वो आपकी अर्नड इनकम कहलाती है, यानी वो इनकम जो आपने सर्विसेज देने के बाद अर्न की है। एक यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अनअर्न इनकम का। अनअर्न इनकम वो उस इनकम को कहेंगे हम जो आपको एडवांस में मिल जाती है, अभी आपने उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया होता। ठीक है, यानी कि आपने कोई सर्विसेज नहीं दी, आपने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन पैसे एडवांस में मिल गए। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने कहा कि कमीशन जो है ना वो एडवांस में मिल गया, रिसीव्ड इन एडवांस का वर्ड आ रहा है, तो पहले ही कमीशन मिल गया। इसका मतलब है नॉर्मली क्या होता है, हम जब कोई काम करते हैं, कोई टारगेट अचीव करते हैं, उसके बाद हमें पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पहले ही आपको जो है वो पैसे मिल गए हैं। तो जो पैसे पहले से मिल जाएंगे इसका मतलब वो इनकम अभी तक हमने अर्न नहीं की। ठीक है, अर्न कब डिक्लेयर होगी, जब आप
उसके अगेंस्ट सर्विसेज भी पूरी दे देंगे, ठीक है। जितने पैसे लिए उसके इवज़ आपने उतना काम भी कर दिया। तो अगर आपने काम शुरू ही नहीं किया लेकिन पैसे मिल गए हैं तो उन पैसों को आपने क्या नाम देना है यहाँ पर, अनअर्न इनकम, ठीक है। और ये देखा जाए तो इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बाय नेचर ये क्या होना चाहिए जी, हमारी लाइबिलिटी होनी चाहिए, हमारे लिए बर्डन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने भी काम करना है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसलिए अनअर्न इनकम बाय नेचर हमारे लिए बर्डन है। तो और जो भी चीज़ हमारे लिए बर्डन है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी लाइबिलिटी के हेड में आती है। तो अनअर्न इनकम बाय नेचर हमारी लाइबिलिटी होगी। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि कमीशन जो है ना वो आपको एडवांस में मिल गया 1500 रुपया। अब कमीशन जब हमें रिसीव होगा तो डेफिनेट बात है वो कैश की फॉर्म में मिलना है। यहाँ पर बैंक का कोई हेड नहीं बनाया हुआ, तो जो भी पैसे हमें रिसीव हो रहे हैं वो कैश ही के हेड में आ रहे होंगे। तो कैश 1500 रुपये से 1500 से आपने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेना। उसने का एडवांस में पे किया, यानी कि कमीशन के अगेंस्ट अभी सर्विसेज नहीं दी। कमीशन हमारी अनअर्न इनकम है और अनअर्न इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है। तो आपने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना है 1500 रुपये से। तो ये इसका इफेक्ट होगा, एक तरफ कैश इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि कैश आप रिसीव कर रहे हो कमीशन वाला, और दूसरी तरफ आपने लाइबिलिटी को इंक्रीज़ किया क्योंकि अभी आपने कोई वर्किंग नहीं की लेकिन कमीशन पहले वसूल कर लिया। तो वो आपके लिए बर्डन है, आपके लिए जिम्मेदारी है, लिहाजा आपने उसको लाइबिलिटी के हेड में लिखा। ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट होनी है आपने दोनों साइड्स का फिर से टोटल करना है। इधर 1500 रुपया आएगा, ये 1 लाख है, और 61,500 में अगर हम ऐड करते हैं 1500 को तो द टोटल विल बिकम्स 63,000। ये अमाउंट आ जाएगी। गुड्स की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 से, और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे पास 8500 से आएगा। उसके बाद आप देखिएगा लास्ट ट्रांजेक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 कॉस्टिंग ₹8500। ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, हम लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस तरह का पॉइंट आ चुका है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। क्वेश्चन 1 की जो है वो सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो थर्ड ट्रांजेक्शन है, और यही वाली ट्रांजेक्शन अब हमारे इस क्वेश्चन की जो है वो लास्ट ट्रांजेक्शन बन रही है। उम्मीद है आपको ये समझ आई भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। लिखा हुआ जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, चीज़ें बेची हैं 10,000 रुपये की कैश पर, यानी कि जब गुड्स को सेल किया है तो कस्टमर से हमें 10,000 रुपया मिल रहा है। तो 10,000 जो रिसीव हो रहा है ना, आप क्या करोगे, यहाँ से अपने कैश को इंक्रीज़ कर लोगे। अब आगे लिखा हुआ है कि कॉस्टिंग ₹8500। मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया था कि कॉस्टिंग के वर्ड के बाद जो अमाउंट आ रही होगी ना वो गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल प्राइस है। तो असल में जो चीज़ों की कीमत थी वो 8,500 थी और हमने उनको बेचा 10,000 में। डेफिनेटली हम जब भी कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, जो गुड्स हमारे पास होंगी हमने उनमें प्रॉफिट रख के जो है वो चीज़ों को सेल करना होता है। तो यहाँ पर भी वही उसने ट्रांजैक्शन में फिगर शो किए मैं कि असल में गुड्स थी 8500 की और उनको बेचा 10,000 में गया था। तो आपने फिर करना क्या, जो गुड्स का स्टॉक आपके पास 20,000 का अवेलेबल है, इसमें से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स थी 8500। आप जब कंपेयर करते हो इन दोनों वैल्यूज़ को तो 8,500 की गुड्स सेल हो रही हैं और उसके बदले हमें 10,000 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखो तो 1,500 रुपया जो है वो आपने कस्टमर से इजाफी लिया है, ये हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट होगा। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी प्रॉफिट होगा वो ऑनर को जाएगा, तो ऑनर के हेड में हमने कॉलम में 1,500 रुपया जो है ना वो प्लस के सिंबल के साथ शो कर देना है, और इसका जो कैपिटल है दोबारा से रीटोटल करना है, जो कि डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप जब 1 लाख में ऐड करते हो 1,500 को, तो स्टूडेंट्स देखिएगा ये आ रहा है 1,01,500। ये 1,500 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका अगर टोटल करें तो ये 63 में 10,000 ऐड करें 73,000। इसमें से जब आप लेस करते हो, मैं कैलकुलेटर फिर भी यूज़ करके आपको बता देता हूँ सो दैट कि आप भी इस चीज़ की आदत बना लें, ताकि जो है वो गलती का कोई इम्कान ना रहे। अब देखें यहाँ पर जो लेस करने के बाद वैल्यू आ रही है वो 11,500 आ रही है, और ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 10,000 से रहेगा, इधर प्रीपेड एक्सपेंस 8,500 से। जब ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएंगी आपने एंड पर इनका टोटल कर लेना।
तो 1,01,500 में आप ऐड करोगे 1500, राइट हैंड साइड का जो टोटल आ रहा है वो 1,03,000 आ रहा है। और इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल कर लेना, जिसमें 73,000 प्लस 11,500 प्लस 10,000 एंड द लास्ट वन इज 8,500। तो इसका भी जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड का जितना बनता है। ठीक है ना जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इस क्वेश्चन के हवाले से अगर आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और अपने कमेंट्स में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है वो मुझे रिमार्क्स वगैरह भी चाहिए होंगे, मतलब काम किस तरह से चल रहा है इसमें। अगर आप जो है वो तरतीब के लिहाज से देखो या कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से देखो, एक्सप्लेनेशन किस तरह होनी चाहिए, या मज़ीद कोई जो है वो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी हमारा अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखेंगे। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, तो इनको जो है वो हम शॉर्टली देख लेंगे, क्योंकि मेजर आइडिया जो था ना इस चैप्टर के क्वेश्चंस का वो पहले 5 क्वेश्चंस का था। 6 और 7 में वही बातें रिपीट हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे सॉल्व कर दूँ और दूसरे के जो है ना वो मैं डिटेल डिस्कशन आपसे कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू सो मच।